अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसके अंदर हमने डेटाबेस डेफिनेशन को पढ़ा था। उसके बाद हमने देखे थे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रांजिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और लेक्चर नंबर 1 के लास्ट पे हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। आज हम देखेंगे सम एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ डाटा। और लेक्चर के लास्ट पर हम देखेंगे डेटाबेस यूज़र। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क होता है। तो ये हम सबको ही पता है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, कि डाटा एक कलेक्शन होता है रिलेटेड एन ऑब्जेक्ट, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन है, द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जो डाटा है हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हमारा, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। उसके बाद ये फिगर 1 में भी डाटा इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताया गया है, यानी कि इधर एम्प्लॉय नेम है, उसकी एज, सैलरी है, ये कॉलम बने हैं, रोज़ बनी है, एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है, एज लिखी है, सैलरी लिखी है, ये हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन है। यानी कि अगर हमारे पास वैसे एक नाम हो या एक एज हो या एक सैलरी हो, तो वो हमारे पास डाटा होगा। जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, ऊपर हमने लिखा एम्प्लॉय नेम, फिर नीचे नेम लिखे सब एम्प्लॉय के, उसके बाद एज, फिर सैलरी, फिर रोज़ बनाई, कॉलम बनाई, हमारा यानी कि प्रोसेस किया हमने डाटा को। प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उस डाटा का, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन, कि डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होती है। डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, कि डेटाबेस एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है और ग्रुप है प्रोग्राम का, विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टन ऑपरेशन ऑन द डाटा स्टोर इन द डेटाबेस, यानी कि जो हमारा डाटा है, जो डेटाबेस के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है, उसके ऊपर ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, वो हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी देखी थी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन डाटा एंड मैनेज द डाटा, यानी कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक हमारे पास जो डाटा है उसको ये मैनेज करता है और जो डिफरेंट टास्क को वो डाटा के ऊपर परफॉर्म करता है। Two basic operations performed by the database management system are management of data in the database, यानी कि जो हमारा डाटा है, जो हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है, उसको ये मैनेज करता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, यानी कि जो यूज़र अटैच हैं डेटाबेस के साथ, ये उन यूज़र को भी मैनेज करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो सबसे पहला हमारे पास है डाटा कंसिस्टेंसी है। डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स दैट द चेंज मेड टू डिफरेंट occurrence of data should be controlled and managed in such a way that all the occurrence have same value for any specific data item, यानी कि जो डाटा हमारा होता है वो हमारे पास एक सेंट्रल प्लेस के अंदर वो हम उसको स्टोर करते हैं और वहाँ से एट अ टाइम डिफरेंट यूज़र उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। और अगर हमने इस डाटा के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो तो हम उसको सेंटर वाली जो जिस जगह पर हमने अपने डाटा को स्टोर किया होता है, हम उसके अंदर इसको चेंज कर देते हैं। तो बाकी जो भी जितने भी डिफरेंट यूज़र उसको एक्सेस करते होते हैं, तो उन यूज़र की तरफ से ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाता है, खुद ही अपडेट हो जाता है। यानी कि डाटा कंसिस्टेंसी से मुराद हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो और ना ही उसमें कोई गलती के चांस हो और ना ही हमारा रिज़ल्ट यानी कि जो है उसके गलत आने के चांस हो। उसके बाद जो सेकंड है वो है बेटर डाटा सिक्योरिटी। ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेस डाटा थ्रू DBMS,
यानी कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो डाटा को एक्सेस करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू. So database management system can very efficiently check that which user is performing which action and accessing which part of data. यानी कि database उस चीज़ को चेक करता है कि कौन सा यूज़र क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है डाटा के ऊपर और डाटा के किस पार्ट को वो एक्सेस कर रहा है. तो इसका मतलब है कि जो database management system है वो हमें बेटर सिक्योरिटी फराहम करता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी faster application development. The database environment allow us faster application development. यानी कि जो हमारा database management system है वो हमें allow करता है कि हम development को अपने को तेज़ कर सकें, उसको fast बना सकें. Because of its many reason, क्योंकि इसके कहते बहुत से reason है. As we know that database is designed with the factor of future development in mind. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो database management system है ये जो डाटा को डेवलप करता है फ्यूचर को माइंड में रखते हुए कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर ये चेंजिंग हो सकती है, हम इसको इस चेंजिंग को भी इसके अंदर ऐड कर दें, ये चेंजिंग हो जाएगी फ्यूचर में जाकर तो हम इसको भी इसके अंदर ऐड कर दें. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमी ऑफ स्केल. यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन टू शेयर डाटा स्टोर इन वन लोकेशन फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज़. यानी कि वो कह रहे हैं कि डाटा जो है डाटा को स्टोर करता है वन लोकेशन के अंदर एक डिफरेंट यानी कि पर्पज़ के लिए. सो इट नीड्स नॉट बी स्टोर्ड एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एज इट इज़ यूज. यानी कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि हम डाटा को डिफरेंट जगह पर अलग अलग स्टोर ना भी करें, हम उसको एक ही जगह पर स्टोर करें तो हमारा काम चल जाएगा. यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल से मुराद हम कह सकते हैं कि हम डाटाबेस के अंदर जब चाहें जितने चाहें यूज़र उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. यानी कि हम जितने मर्जी यूज़र उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. तो यानी कि हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही हमें कोई एडिशनल इफ़ेक्ट करनी पड़ेगी. यानी कि उसके ऊपर ना ही हमारा कोई खर्चा होगा. तो हम इसको यानी कि ऐड भी कर सकते हैं और यूज़र की जो तादाद है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. उसके बाद है बेटर कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंसी मीन्स द access of database form as number of points simultaneously. यानी कि वो कह रहे हैं जो database है वो एक्सेस यानी कि एक ही टाइम में उसके डिफरेंट एक्सेस होनी चाहिए. यानी कि एक डाटा को एक वक्त में कितने लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमारा बेटर कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर आता है. इसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है जो हैंडआउट्स में भी दी गई है, वो ATM मशीन है. यानी कि आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से किसी भी शहर के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर आप पेमेंट को निकलवा सकते हैं एट अ टाइम. यानी कि आप एक कंट्री के अंदर कह लें कि डिफरेंट सिटी के अंदर डिफरेंट ATMs पड़े हुए हैं तो वहाँ से डिफरेंट यूज़र सेम टाइम में जो कैश निकलवा सकते हैं. तो यानी कि वो दूसरे यूज़र को कोई उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. वो भी यानी एक यूज़र इधर है और दूसरा कहीं और है तो दोनों यानी कि अपना काम ईज़िली कर सकते हैं. यानी कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और उनका काम भी इजीली हो जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी. डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. लूज ऑफ सच अ वैल्यूएबल रिसोर्स कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक डिजास्टर. यानी कि जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमें बैकअप लेने के जो बेटर जो तरीके हैं वो हमें फराहम करता है. और रिकवर अगर हमारा कोई डाटा लॉस्ट हो जाए या फिर हमारा कोई गुम हो जाए या कोई ऐसी कोई मसला बन जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें उस डाटा को रिकवरी करने की भी जो है सहूलत फराहम करता है. उसके बाद ये कॉस्ट इन्वॉल्व है, हाई कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट है. ये हमारे डिसएडवांटेजेस के अंदर आएंगे. यानी कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व का मतलब है कि अगर हमने कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाना है तो हमें उसके लिए डिफरेंट यूज़र चाहिए होंगे. उसके अलावा हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो कि काफ़ी महंगे होंगे तो वो हमारे लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होगा. उसके बाद है हाई कॉस्ट. डेटाबेस सिस्टम हैव अ नंबर ऑफ इनहेरेंट चार्ज विच आर टू बी बर्न बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गोइंग टू अडोप्ट इट. यानी कि वो कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो हाई कॉस्ट यानी कि बनाता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उनको मैनेज करने के लिए, सारा कुछ देखने के लिए हमें हाई कॉस्ट की ज़रूरत होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। Once an organization has decided to adopt database system for its operation, it is not only the finance and technical manpower which is required for switching on the database system. It further has some conversion charge needs for adopting the database system. That is also a very important stage for making decision about the way the system will be converted to database system. यानी कि वो कह रहे हैं कि हम किसी भी अगर सिस्टम को किसी समझ लें, फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले डाटाबेस सिस्टम के ऊपर नहीं थी, तो वो फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर थी। तो अब हमने वो फाइल प्रोसेसिंग से उसको डाटाबेस के ऊपर लेकर जाना है, यानी कि हमने कन्वर्ट करना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डाटाबेस के अंदर। तो वो हमारे लिए कहते हैं कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर्स। यानी कि हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जो डाटा हमारा जिसको हमने रिकवर करवाना हो, वो कहते हैं कि हमारे लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमें किसी टेक्निकल बंदे की ज़रूरत होती है, किसी गुड प्रोफेशनल स्किल वाले पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि डाटा को रिकवर करवा सके। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एज अ रिसोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स क्या चीज़ होती है। रिसोर्स इज़ एनीथिंग विच इज़ वैल्यूएबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। के रिसोर्स कहते हैं कि एक कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि वैल्यूएबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी हम बिल्डिंग में जाएँ, किसी भी हम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, वहाँ पर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बिल्डिंग चाहिए, हमें उसके लिए फर्नीचर चाहिए, व्हीकल चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, मैनेजर चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ एंड मशीनरी चाहिए। ये सारे हमारे रिसोर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाई वी कॉल डेटाबेस एज अ रिसोर्स। यानी कि डेटाबेस को हम एज अ रिसोर्स क्यों कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं कि जो डाटा इज़ ट्रूली कंसीडर एज अ रिसोर्स बिकॉज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉपर डिसीजन एट proper times, it is only the data which can provide correct information and in turn cause good utilization of other organizational resource। यानी कि वो कहते हैं कि इसलिए एज अ रिसोर्स डाटा हमारा जो काम करता है हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम में जो हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए जो फ़ायदेमंद होती है बाद में, तो वो हमारी डाटा एज अ रिसोर्स के अंदर आती है। उसके बाद हम देखते हैं लेवल्स ऑफ डाटा। यानी कि डाटा के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। डाटा के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला रियल वर्ल्ड डाटा, फिर मेटा डाटा, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। सबसे पहले हम देखते हैं रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है। द रियल वर्ल्ड लेवल ऑफ डाटा मीन्स दैट लेवल्स ऑफ डाटा एट विच एंटिटीज और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। It means that any object existing in reality have a name and other identifiable attribute through which we can identify that specific object or entity। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक ऐसा डाटा जो कि हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा हो वो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा कहलाता है। नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि एनी स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मेटा डाटा है। मेटा डाटा को हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था, जब हमने डेटाबेस की डेफिनेशन की थी। तो जो डेफिनेशन की थी उसके अंदर हमने देखा था कि मेटा डाटा यानी कि डाटा के मुतालिक और डाटा हो वो हमारा मेटा डाटा कहलाएगा। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो हमारा डाटा है। आगे उस स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, उसकी क्लास, ये डाटा टाइप, ये सारा कुछ जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है। यानी कि डाटा के बारे में जो मज़ीद डाटा होता है वो हमारा मेटा डाटा कहलाता है। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट मैंने की है कि मेटा डाटा इज़ आल्सो नाउन एज स्कीमा फॉर द रियल वर्ल्ड डाटा। यानी कि जो मेटा डाटा है वो स्कीमा भी कहलाता है रियल वर्ल्ड डाटा के लिए। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। एग्जिस्टेंस ऑफ द डाटा लेवल शोज द एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द एंटिटीज़ एज रियल वर्ल्ड लेवल according to rules defined at the metadata levels।
इसके अंदर समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको जस्ट रीड करें तो ये भी सेम ऊपर वाले दोनों की तरह ही है। उसके बाद हमें डायग्राम में फिगर जो 2 है उसके अंदर उन्होंने हमें लेवल्स ऑफ डाटा लिखा है। मैं सबसे पहले रियल वर्ल्ड डाटा, फिर मेटा डाटा, फिर डाटा यानी कि जो हमने लास्ट पर देखा था ये वाला एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा। तो जो रियल वर्ल्ड डाटा है वो यानी कि आ स्टूडेंट आ क्लास नेम, यानी कि कोई भी हमारे पास हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई सी भी क्लास हो सकती है। उसके बाद मेटा डाटा यानी कि स्टूडेंट का जो डाटा होगा, डाटा आइटम यानी कि डाटा टाइप स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप। उसके बाद जो लास्ट वाली होगी उसके अंदर यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा, डाटा आइटम यानी कि अगर हम स्टूडेंट का नाम लिख दें, उसका सब्जेक्ट लिख दें या क्लास का नाम लिख दें तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा होगा। उसके बाद है यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम के डेटाबेस के कौन कौन से यूज़र होते हैं। डेटाबेस के दो तरह के यूज़र होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और दूसरे होते हैं एंड यूज़र्स। उसके बाद जो हमारे पास एंड यूज़र है उसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो क्या होता है और एंड यूज़र्स क्या होते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ डेटाबेस यूज़र कंटेन द पीपल्स हु क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी टाइप है उन पर्सन की जो कि डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कि ये स्किल्ड पर्सन होते हैं जो कि हमारे लिए डेटाबेस एप्लीकेशन को बनाते हैं। उसके बाद है एंड यूज़र्स। सेकंड कैटेगरी ऑफ द डेटाबेस यूज़र आर द एंड यूज़र्स। These groups of users contain the people who use the database application programs developed by the application programmers। यानी कि इस कैटेगरी के अंदर हमारे वो यूज़र्स आते हैं जो कि हमारे जो डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को यूज़ करते हैं, डाटा को देखते हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने बनाया हो उसको। इसके बाद दिस कैटेगरी फर्दर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ यूज़र्स, एक है नेव यूज़र्स और दूसरा है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। Naive users. This category of user is that category who simply use the application database program created by the programmers। यानी कि ये हमारे पास सिंपल किस्म के यूज़र होते हैं जो कि डेटाबेस प्रोग्राम एक क्रिएट किया हो प्रोग्रामर ने, ये उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। इनका काम इतना ही है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी स्टाफ है, कोई छोटा मोटा स्टाफ जिसका काम कोई हो, तो यानी कि उसने वो काम उसको मैनेजर की तरफ से दिया गया हो कि आपने सिर्फ ये काम करना है, तो उस स्टाफ ने सिर्फ वो काम करना है, वो कोई और काम नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स है। दिस टाइप ऑफ यूज़र हैज़ सम एडिशनल राइट्स ओवर द नेव यूज़र्स विच मीन्स दैट दे कैन एक्सेस द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस एनी ऑफ देयर डिज़ायर वे। यानी कि ये जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र है कहते हैं कि ये नेव यूज़र से इसके पास थोड़े से इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एडमिन है या मैनेजर है या फिर कोई भी और बड़ी पोस्ट का जो पर्सन हो, वो हमारा सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, DBA जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस क्लास ऑफ डेटाबेस यूज़र इज़ द मोस्ट टेक्निकल क्लास ऑफ डेटाबेस यूज़र। यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि हमारे डाटा को मैनेज करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूटीज़ ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होती हैं। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ सम वेरी प्रिसाइसली डिफाइंड ड्यूटी विच नीड्स बी परफॉर्म्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वेरी रिलीजियसली। यानी कि इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है स्कीमा डिज़ाइन। DBA इन सम ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। यानी कि डाटा हमारा जो किस फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा या फिर किस फॉर्म में डिज़ाइन होगा वो इसने यानी कि उसको मैनेज करना है। उसके बाद है ग्रांटिंग एक्सेस ऑफ यूज़र्स, ग्रांटिंग एक्सेस टू यूज़र। यानी कि इसके अंदर DBA इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांट ऑफ एक्सेस राइट टू द डेटाबेस यूज़र। यानी कि उसने किस यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है या फिर कौन सा यूज़र कितनी जो एक्सेस है वो ले रहा है, तो ये उसको भी मैनेज करेगा। उसके बाद है मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस। यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने
जो डिस्क हमारे पास होती है उसके अंदर, यानी कि वो डिस्क को भी उसने मैनेज करना होता है कि इसके अंदर डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, इसकी लिमिट कितनी है, इसके अंदर स्पेस रहती है या स्पेस ख़त्म हो गई है, सारा कुछ इसने मैनेज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉनिटरिंग रनिंग जॉब्स, यानी कि इसके अंदर यानी कि वो इस चीज़ को मैनेज करेगा कि कितने लोग हैं हमारे पास जो कि इस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं और डाटा को किस पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद है जी टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ डाटाबेस एनवायरनमेंट। ये हम फिगर से समझते हैं कि फिगर 3 में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डाटाबेस है, यानी कि जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें बताता है कि हाउ टू गेट। उसके बाद ये हम फिगर 2 जो 1 है इसको हम फिगर 2 के अंदर देखेंगे, यानी कि उससे ज़्यादा एक्सप्लेन की गई है। जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो हमें बताते हैं कि व्हाट टू गेट। जो हमारा DBMS सिस्टम होता है वो हमें बताता है कि हाउ टू गेट, कि हमने किस तरह के इस चीज़ को हासिल करना है। उसके बाद हम ये लास्ट वाली डायग्राम देखते हैं, ये वाली फिगर 6, इसके अंदर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है डाटाबेस और ये डाटाबेस डिज़ाइनर है जो कि डिज़ाइन करते हैं डाटाबेस को। उसके बाद जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है और जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो डेवलप करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को। फिर ये जो हमने ऊपर पहले देखा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो हमें बताते हैं कि व्हाट टू गेट, और DBMS हमें बताता है कि हाउ टू गेट। ये वही चीज़ है ऊपर वाली, ये नीचे वाली डायग्राम में वही चीज़ बताया गया है कि डाटाबेस डिज़ाइनर ने डाटाबेस को डिज़ाइन करना है और जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स है उसने मेंटेन करना है डाटा डिज़ाइन को और डेवलप करना है डाटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। और इसके अलावा हम ये वाला एक टॉपिक रहता है, ये हम देखते हैं कि डाटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग, यानी कि जो हमने ऊपर देखे हैं उन्हीं में से कुछ है कि डाटाबेस मेंटेनेंस, डाटाबेस को मेंटेन करना, डाटाबेस बैकअप, कि अगर हमारा कोई डाटा लॉस्ट हो जाए उसका बैकअप लेना है। उसके बाद ग्रांट ऑफ राइट्स टू डाटाबेस यूज़र, कि किस यूज़र को हमने कितना इख्तियार देना है वो उसको लेना है। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ रनिंग जॉब्स, मैनेजिंग प्रिंट जॉब्स। उसके बाद इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू ऑल यूज़र्स। तो उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।